नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता वाणिज्य राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दूरदर्शन शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत विषय बही खाता तथा लेखा शास्त्र प्रश्न पत्र में अध्याय 1 साझेदारी खाते सामान्य परिचय एवं खाते के अंतर्गत हम कुछ विषय पर आज अध्ययन करेंगे। ये पूरा अध्याय 3 भागों में विभाजित है। भाग 1 के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि साझेदारी क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि साझेदारी होती क्या है। साझेदारी का अर्थ, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपनी स्वेच्छा से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय को संचालित करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। यानी साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है। कोई एक व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय की स्थापना नहीं कर सकता है। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है जिसको एकल साझेदारी कहते हैं, जिसमें कुछ शर्तों के साथ एक व्यक्ति कुछ सदस्यों के साथ साझेदारी का स्थापना कर सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं समूह के साथ ही साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करता है। इस व्यवसाय को हम सामूहिक रूप से फर्म तथा व्यवसाय के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। यानी ये सामूहिक रूप से इस व्यवसाय का नाम फर्म होगा और व्यक्तिगत रूप से इसे हम साझेदार कहेंगे। मींस उदाहरण के लिए अगर हम लें कि किसी व्यवसाय में अगर को प्रारंभ करने के लिए आबा सा 3 लोग सहमत होते हैं और वो लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय को संचालित करने के लिए सहमत होते हैं, तो इन 3 लोग आबा और सा, इन तीनों लोगों को हम साझेदार कहेंगे तथा सामूहिक रूप से इसका नाम होगा फर्म आबा सा। इस तरीके से व्यवसाय का नामकरण और इस तरीके से व्यवसाय के साझेदारों को हम, उनके सदस्यों को हम साझेदार के रूप में पहचान करते हैं। अब हम बात करेंगे साझेदारी की परिभाषा की। साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार के अंतर्गत दी गई है। इस परिभाषा के अंतर्गत साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। मींस साझेदारी कुछ व्यक्तियों का, ये अधिनियम की परिभाषा ये कहती है कि साझेदारी कुछ व्यक्तियों का संबंध है। ठीक है, कुछ व्यक्ति आपस में एक संबंध स्थापित करें। वो संबंध किस तरह का होगा? जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। मतलब जो किसी ऐसे कारोबार का मतलब होता है व्यवसाय, जो किसी ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ, पहले व्यवसाय को संचालित करेंगे, संचालित करने के बाद उन्हें लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ को बांटने के लिए वो सहमत होते हैं। अब इस व्यवसाय को संचालित कौन करेगा? जो सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। यानी इस व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं, कुछ साझेदार कर सकते हैं सभी साझेदारों की सहमति से, तथा अगर सभी साझेदार सहमत हों तो प्रबंधकों के द्वारा भी इस व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। प्रबंधकों की नियुक्ति का कार्य, उनके सर्विस कंडीशन का कार्य, उनकी नियम और शर्तों का निर्धारण सभी साझेदार सामूहिक रूप से सहमति के आधार पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस व्यवसाय का संचालन 3 तरीके से हो सकता है। सारे साझेदार मिलकर के काम करें, कुछ साझेदार कार्यालय में काम कर सकते हैं, कुछ साझेदार व्यवसाय के हेड ऑफिस में काम कर सकते हैं, कुछ साझेदार फील्ड में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी साझेदार मिलजुल कर काम करें। अगर सभी साझेदार मिलकर काम नहीं करते हैं तो कुछ साझेदार कार्य करें। अगर सभी साझेदार कार्य नहीं करते हैं तो फिर सभी साझेदारों की सहमति से प्रबंधकों के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाएगा और व्यवसाय से जो भी लाभ अर्जित होगा वो साझेदारों के बीच में आपस में एक निश्चित अनुपात के तहत वितरित होगा। तो ये साझेदारी की अधिनियम की परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि साझेदारी में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो साझेदारी व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे वो है हमारी कि पहली विशेषता में हम देखेंगे कि न्यूनतम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति। यानी पहली विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए।
तो किसी भी साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब अधिकतम की हम बात करेंगे तो अधिकतम का उल्लेख साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया गया है। इस अधिकतम साझेदार कितने होंगे उस व्यवसाय में, इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यानी अगर साझेदार की अधिकतम संख्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कंपनी अधिनियम में साझेदारी में विभिन्न व्यवसायों के बारे में जो सदस्य संख्या है वहां पर आपको यह पता चलेगा कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 जो बनाया गया 1956 की जगह पे, उसके अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित की गई थी। किंतु कंपनी विविध अधिनियम 2014 के अंतर्गत इस संख्या को 50 तक सीमित कर दिया गया। कहने का मतलब यह हो गया कि अब साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत न्यूनतम 2 व्यक्ति तथा अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, वो हमारी बात होगी कि समझौते या अनुबंध के द्वारा व्यवसाय की स्थापना। तो साझेदारी व्यवसाय की स्थापना के लिए अनुबंध का होना आवश्यक है, क्योंकि अनुबंध के द्वारा ही साझेदारों के बीच में संबंधों की स्थापना होती है। जब तक उनके बीच में समझौता नहीं होगा, जब तक उनके बीच में व्यवसाय के चलाने के लिए शर्तें निर्धारित नहीं होंगी, जब तक उनके बीच में आपस में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग शर्तें निर्धारित नहीं होंगी, नियम और शर्तों का उल्लेख नहीं होगा, तब तक उनके बीच में व्यवसाय की स्थापना नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो हमारी होगी वो होगी कि उनके अनुबंध के द्वारा एक व्यवसाय की स्थापना की जाएगी। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं, वैध व्यवसाय का होना। वैध व्यवसाय का मतलब हो गया, वैध व्यवसाय का मतलब हो गया कि समय समय पर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार उस देश में किस तरह के और कितने व्यवसायों को चलाने के लिए परमिशन देते हैं, इसका उल्लेख, इसका परमिशन जो है सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अंतर्गत समय समय पर आता रहता है। तो ऐसा व्यवसाय जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा सहमति पूर्ण है, उस तरह के व्यवसाय को हम वैध व्यवसाय कहते हैं। अगर सरकार किसी व्यवसाय को करने के लिए मना करती है या वो अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करती है और उस तरह के व्यवसाय को बंद करती है, तो फिर हमारे लिए भी उस व्यवसाय को बंद करना होगा, क्योंकि वो व्यवसाय हमारे लिए अवैध व्यवसाय होगा। अगर तो इस तरीके से वैध व्यवसाय का निर्धारण उस देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। अब वैध व्यवसाय का निर्धारण आपका हो गया कि कौन सा व्यवसाय हम कर सकते हैं। तो वैध व्यवसाय के अंतर्गत आपका जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित होना चाहिए वो हमारा वैध व्यवसाय होगा। किसी भी अवैध व्यवसाय का संचालन हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस बात का ध्यान रखा जाए कि धर्मार्थ कार्यों के लिए किसी साझेदारी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हो गई कि हम किस तरह के व्यवसाय का हम संचालन कर सकते हैं और किस तरह के व्यवसाय का संचालन हम नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आता है कि लाभार्जन के उद्देश्य से, यानी व्यवसाय का जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा साझेदारी का है वो है लाभ अर्जित करने का उद्देश्य। क्योंकि व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही व्यवसाय का निर्माण होता है, व्यवसाय की स्थापना की जाती है और जो लाभ प्राप्त होता है उसे साझेदार एक निश्चित अनुपात के तहत वितरित करते हैं। तो इसलिए चौथा हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से। अब हम अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, वो है हमारा लाभ हानि के अनुपात का होना। लाभ हानि का अनुपात का मतलब होता है कि साझेदारी व्यवसाय में अर्जित लाभ साझेदारों में वितरित किया जाएगा। अब ये किस अनुपात में वितरित किया जाएगा? जिस अनुपात में साझेदारों के द्वारा लाभ वितरित किया जाएगा वही अनुपात लाभ हानि अनुपात कहा जाता है। तो साझेदारी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उनके बीच में लाभ हानि अनुपात का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद लाभ बांटने के संबंध में ना हो। तो अनुपात कैसे हो सकता है? मान लीजिए उदाहरण के लिए कि तीन साझेदार है, आ, बा और सा, इनके बीच में अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इनके बीच में समान अनुपात भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 1:1:1, इसको हम समान अनुपात कह सकते हैं। या फिर इनके बीच में 2:2:1 ऐसा भी हो सकता है। साझेदारी व्यवसाय में लाभ की अनुपात का निर्धारण करते समय साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा उनके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम पर आधारित होता है कि कौन सा साझेदार ज्यादा पूंजी लेके आ रहा है
और कौन सा साझेदार ज्यादा मेहनत कर रहा है जिससे कि ज्यादा लाभ अर्जित करने में उसका योगदान है। तो इस तरीके से इन सभी बातों को ध्यान में रख करके लाभ हानि अनुपात का निर्धारण किया जाता है। अब हम अगले विशेषता पर चलेंगे। अगली विशेषता है हमारी असीमित दायित्व। तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब ये हो गया कि साझेदारों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए सभी साझेदार सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। एक साझेदार द्वारा अगर कोई संविदा किया जाता है तो उसका प्रभाव सभी साझेदारों पर पड़ेगा, और अगर ऋणों को भुगतान में फर्म सक्षम नहीं होती है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों से ऋणों का भुगतान किया जाएगा। तो यह होता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब कि व्यापार के दायित्व को उनके निजी संपत्तियों से भी भुगतान किया जा सकता है यदि व्यापार की संपत्तियां अपर्याप्त होंगी तो। अगला हम पॉइंट की बात करेंगे कि साझेदार जो है फर्म का प्रतिनिधि और स्वामी दोनों होता है। यहां पर दो बातों का उल्लेख किया गया है। एक यहां पर उल्लेख किया गया है कि फर्म का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि को बड़ा इंग्लिश वर्ड होता है एजेंट। एजेंट बड़ा फेमस शब्द है जिसको सब जानते हैं। तो साझेदार व्यवसाय का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब व्यवसाय की तरफ से कोई भी साझेदार जो भी कार्य करेगा वो सभी साझेदारों के द्वारा मान्य माना जाएगा और वो सभी साझेदारों और फर्म पर प्रभावी होगा। इस तरीके से स्वामी का मतलब क्या हो गया कि व्यवसाय का स्वामी। व्यवसाय का स्वामी इसलिए कि पूंजी के द्वारा निर्माण व्यवसाय के साझेदार ही करते हैं, उस व्यवसाय का निर्माण साझेदार करते हैं, इसलिए वो उसके स्वामी होते हैं। और जो भी व्यवसाय में लाभ अर्जित होगा उस लाभ को प्राप्त करने के वो अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार साझेदारी में इन बातों का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये सभी बातें साझेदारी व्यवसाय में पाई जाती, उस व्यवसाय में पाई जाती हैं तो वो व्यवसाय हमारा साझेदारी व्यवसाय होगा। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौते की। किसी को हम साझेदारी संलेख कहते हैं, इसी को हम साझेदारी नियम भी कहते हैं, इसी को हम साझेदारी संचालन से संबंधित नियम भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं साझेदारी समझौते भी। साझेदारी समझौता क्या होता है या संलेख क्या होता है? साझेदारी व्यवसाय संचालित करने के लिए साझेदारों के बीच में लिखित अनुबंध को हम साझेदारी समझौता कहते हैं। वैसे तो साझेदारी व्यवसाय चलाने के लिए उनके बीच में चाहे संबंध लिखित हो अथवा मौखिक दोनों मान्य होगा, लेकिन संलेख हम उसी को कहेंगे जो हमारा लिखित रूप में होगा, क्योंकि लिखित संलेख के द्वारा, लिखित समझौते के द्वारा जो हमारे पास पर्याप्त प्रमाण होगा वो प्रमाण ये दर्शाएगा कि इन लोगों के बीच में साझेदारी व्यवसाय की स्थापना हुई है। अगर ये मौखिक समझौता करके किस व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं होगा, और प्रमाण के अभाव में यदि कोई विवाद भविष्य में होता है तो उस विवाद के समाधान में कोर्ट किसी भी प्रकार की इनकी सहायता नहीं कर पाता है। तो ऐसी दशा में यह माना जाता है कि साझेदारों के बीच में समझौता होना आवश्यक है। ये समझौता लिखित रूप में हो तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है साझेदारों के बीच में तो ये समझौता ही उस समय प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो ये हम बात समझ चुके हैं कि साझेदारों के बीच में लिखित अनुबंध को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए जितने नियमों की आवश्यकता होती है उन सभी नियमों का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। अब मुख्य रूप से किन किन बातों का हम उल्लेख करते हैं साझेदारी नियम के अंतर्गत, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। साझेदारी संलेख के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाएगा उनको हम मुख्य रूप से देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है फर्म का नाम व पता। तो सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत जब भी हम साझेदारी समझौते का निर्माण करेंगे उसमें फर्म का नाम क्या होगा और फर्म का पता क्या होगा। पते में हम देखेंगे कि फर्म का कार्यालय कहां पर होगा। कार्यालय का मतलब होता है रजिस्टर्ड कार्यालय, कि जहां पर उसके सारे का जो है वो कार्यालय संबंधी कार्य किए जाएंगे। और दूसरा कारखाने का पता। कारखाने का पता वो होगा जहां पर व्यवसाय किया जाएगा। ये दोनों एक ही जगह हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से फर्म का नाम क्या होगा और उसका पता क्या होगा तथा उसका व्यवसाय क्या होगा, इन बातों का उल्लेख हम करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि साझेदारी का नाम, पता एवं अधिकार एवं कर्तव्य। तो साझेदारों का नाम एवं पता,
साझेदारों का नाम क्या है, उनका पता क्या है, पता का मतलब उनका निवास स्थान कहां पर है, और यह कोई साझेदार कोई अलग से व्यवसाय भी करता है तो किस तरह का व्यवसाय करता है उसका भी उल्लेख यहां पर साझेदारी संलेख के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जिससे कि उसके लाभों को हम क्लियर कर सकें कि उसका खुद का लाभ, खुद के व्यवसाय का लाभ कहां पर कितना है और व्यवसाय का लाभ उसका कितना हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उस साझेदारों के अधिकार क्या क्या है और कर्तव्य क्या क्या है। यहां पर हम ये इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि सभी साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य बराबर नहीं होते हैं। कुछ साझेदारों के अधिकार ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं, और कुछ साझेदारों के अधिकार कम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि कुछ साझेदार केवल लाभ के लिए साझेदार हो सकते हैं, कुछ साझेदार सांकेतिक रूप में साझेदार हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जिस प्रकृति के साझेदार होते हैं उसी के आधार पर उनके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण भी किया जाता है। तो सभी साझेदारों का अलग अलग अधिकार क्या होगा और कर्तव्य क्या होंगे, इस बात का उल्लेख साझेदारी समझौते के निर्माण के समय ही निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में उनके बीच में आपस में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, जिसमें कि व्यापार आरंभ करने की तिथि। वैसे तो व्यापार आरंभ करने की तिथि रजिस्ट्रेशन की तिथि मानी जाती है। रजिस्ट्रेशन की तिथि का आशय यह है कि जिस दिन व्यापार का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिस दिन रजिस्ट्रार के यहां फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया, वो तिथि हमारी रजिस्ट्रेशन की तिथि मानी जाती है। और उसी तिथि से यह माना जाता है कि साझेदार अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लेंगे। लेकिन फिर भी यदि रजिस्ट्रेशन की तिथि और व्यवसाय की तिथि पृथक पृथक है तो उसका उल्लेख साझेदारी समझौते के अंतर्गत हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज इस अवधारणा पर आधारित है कि फर्म के साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसे वो एक तरीके का निवेश मानते हैं। तो निवेश के अंतर्गत वो चाहते हैं कि इस पूंजी पर हमें अलग से भी आय प्राप्त हो। जैसे कि हम कहीं बाहर अगर इसको डिपॉजिट करते, बैंक में डिपॉजिट करते, तो उस पर हमें ब्याज प्राप्त होता। तो इस अवधारणा पर आधार पर वो इसकी डिमांड करते हैं कि हमें पूंजी पर ब्याज दिया जाए। तो यदि सभी साझेदार सहमत हैं तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, उन समय समय पर उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी समझौते के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है आहरण पर ब्याज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आहरण क्या होता है। आहरण हम कहते हैं जब साझेदारों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय से धन निकालता है या फिर व्यवसाय की संपत्तियों का उपयोग निजी उपयोग में करता है, तो उसे हम आहरण कहते हैं। अब आहरण पर ब्याज की संकल्पना इस बात पर आधारित है जब वो साझेदार व्यवसाय से नगद धन निकालता है अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर के क्योंकि साझेदारों को जो लाभ प्राप्त होता है वो वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। तो पूरे साल भर अगर मान लीजिए कोई साझेदार कोई और व्यवसाय नहीं करता तो अपनी निजी जरूरतों के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी, तो उस धन का अगर वो व्यवसाय से निकाल रहा है तो उसे हम आहरण कहते हैं। तो ये इस अवधारणा पर आधारित है आहरण पर ब्याज, कि जिस तरीके से साझेदार पूंजी पर ब्याज का डिमांड करते हैं कि भाई हमें पूंजी पर ब्याज चाहिए, उसी तरीके से फर्म भी ये कहती है कि जब आप व्यवसाय के पैसे का उपयोग निजी रूप से करेंगे तो उस पर हम भी ब्याज चार्ज करेंगे। तो इस अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को हम आहरण पर ब्याज कहते हैं। यदि सभी साझेदार सहमत हैं तो वो आहरण पर ब्याज देंगे, क्योंकि आहरण जो है वो लाभ पर प्रभार होता है, इससे लाभ में कमी आती है और इससे व्यवसाय की पूंजी में भी कुछ समय तक कमी आती है। तो इसको पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए साझेदारों से आहरण पर ब्याज की डिमांड फर्म के द्वारा की जाती है। तो यदि सभी साझेदार आपस में सहमत हो तो वो आहरण पर ब्याज दे सकते हैं। आहरण पर ब्याज का निर्धारण उनके धनराशि के आधार पर, उनके समय के आधार पर किया जाता है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है और जो कुल लाभ में जाकर के जोड़ा जाता है।
इसके बाद आगे हम बात करेंगे साझेदारों को वेतन। दो तरीके के साझेदार फर्म में होते हैं, कार्यशील साझेदार और गैर कार्यशील साझेदार। कार्यशील साझेदार वो होते हैं जो फर्म में प्रतिदिन अपना समय देते हैं, फर्म के संचालन में सहयोग करते हैं, यूं कहें कि फर्म को वो संचालित करते हैं। तो अगर कोई साझेदार फर्म को संचालित करता है, अपना व्यक्तिगत समय फर्म को देता है और दूसरे साझेदारों की अपेक्षा ज्यादा समय देता है, तो ऐसा साझेदार अपने अतिरिक्त समय के लिए वेतन का डिमांड कर सकता है। तो यदि सभी साझेदार सहमत हो तो साझेदारों के लिए वेतन की व्यवस्था की जा सकती है। साझेदार को दिया जाने वाला वेतन, उसकी धनराशि, उसकी नियम और शर्तों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना आवश्यक है। साझेदारी संलेख के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है वह है साझेदारों को कमीशन। साझेदारों को कमीशन इस अवधारणा पर आधारित है कि यदि कोई साझेदार व्यवसाय से बाहर किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रयास करता है जिसके फलस्वरूप व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय की प्रगति होती है या विक्रय में वृद्धि होती है या उसके लाभ में वृद्धि होती है, तो वो इस अतिरिक्त प्रयास के लिए कमीशन की मांग कर सकता है। यदि सभी साझेदार आपस में सहमत हो तो साझेदारों को कमीशन दिया जा सकता है। साझेदारों को दिया जाने वाला कमीशन के संबंध में आपस में किन आधार पर कमीशन का निर्धारण किया जाएगा, किस दर पर कमीशन का निर्धारण किया जाएगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना आवश्यक है। यदि सभी साझेदार आपस में सहमत हो तो लाभ या फिर विक्रय के आधार पर कमीशन का निर्धारण किया जा सकता है। लाभ पर कमीशन का निर्धारण किया जाएगा या फिर विक्रय पर कमीशन का निर्धारण किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। साझेदारी संलेख के अंतर्गत अब हम बात करेंगे ख्याति मूल्यांकन की विधियां की। ख्याति मूल्यांकन की विधियों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ख्याति किसे कहते हैं। किसी भी व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की क्षमता को हम ख्याति कहते हैं। ख्याति उस व्यवसाय की प्रबंधकीय कुशलता, व्यवसाय के सदस्यों की क्षमता तथा उनकी शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय की स्थान संबंधी योग्यता के आधार पर अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता अर्जित होती है। ये अब यदि दो व्यवसाय समान पूंजी, समान कर्मचारियों की क्षमता के आधार पर व्यवसाय का संचालन करते हैं और यदि जिस व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं और यह मान लेते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति है। ख्याति का निर्धारण प्रबंधकीय क्षमता, व्यावसायिक कुशलता, स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। साझेदारी संलेख के अंतर्गत अब हम अंत में लेंगे ख्याति मूल्यांकन की विधियां। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ख्याति क्या है। किसी भी व्यवसाय की अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की क्षमता को हम ख्याति कहते हैं। दो समान प्रकार के व्यवसाय हो जिनकी उत्पाद समान हो, वस्तुएं समान हो तथा उनके कर्मचारियों की संख्या समान हो तथा उनके द्वारा पूंजी समान हो, साझेदारों की संख्या समान हो, ऐसे दो व्यवसाय अगर बगल बगल में ही होंगे और एक व्यवसाय में लाभ अधिक होगा और कंपैरिजन में दूसरे व्यवसाय में लाभ कम होगा, तो जिस व्यवसाय में लाभ अधिक होगा ये हम मान लेते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति है। अब ख्याति का मूल्यांकन हम 3 विधियों से करते हैं। एक विधि हमारी होती है औसत लाभ विधि, दूसरी विधि हमारी होती है अधिलाभ विधि और तीसरी हमारी विधि होती है पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने सालों के आधार पर हम अपने ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। कितने सालों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है कि 3 साल के आधार पर करना है, 4 साल के आधार पर करना है कि 5 साल के आधार पर करना है या फिर वर्तमान वर्ष के आधार पर करना है। इस प्रकार के औसत लाभ विधि के अंतर्गत हमें पिछले कुछ सालों के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना होता है, जिसको हम कहते हैं औसत लाभ विधि। अगर हम फार्मूले की बात करें तो औसत लाभ विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे औसत लाभ। औसत लाभ निकालने के लिए हम पिछले जितने वर्ष का लाभ लेंगे उतने से ही हम डिवाइड करेंगे। इसमें हम हानियों को माइनस कर देंगे तथा यदि फर्म को किसी भी तरह का कोई असाधारण लाभ
या असाधारण हानि होती है तो उसको भी हम यहां पर इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने का मतलब यह हुआ कि ख्याति का मूल्यांकन नियमित लाभ के आधार पर किया जाता है। यदि कोई लाभ हमें ऐसा प्राप्त होता है जिससे कि हमको वो असाधारण लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में इस समय कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के अंतर्गत कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। अब उनको जो ये हानि हो रही है ये असाधारण हानि है। इस हानि को हम जब ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो इसको हम इग्नोर करेंगे और इसको हम प्लस कर लेंगे। इसी तरीके से कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो इस समय नियमित रूप से चल रहे हैं और उनका लाभ